था लैंड, वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एडिशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स। सिर्फ क्लासरूम्स बनाने के लिए नहीं पूछ रहे हम यहाँ, वो बनाने के लिए लैंड, फिजिकल लैंड अवेलेबल है या नहीं, हाँ या ना में आप जवाब दोगे। प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कक्ष की उपलब्धता है कि नहीं, सेपरेट रूम फॉर हेडमास्टर इज अवेलेबल और नॉट, हाँ या ना में आप बताओगे। फिर विद्यालय में उपलब्ध शौचालय तथा मूत्रालय की संख्या, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स की इंफॉर्मेशन, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। विद्यालय में उपलब्ध या निर्माणाधीन टोटल टॉयलेट सीट्स लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है। इन जो पर आपने बताया कि टोटल इतने टॉयलेट सीट्स लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अवेलेबल है, उनमें से विद्यालय में उपयोग करने के लिए यूजेबल टॉयलेट्स लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग से कितने हैं, वो आप यहां बताएंगे। अगर किसी विद्यालय में, अगर कोई को एजुकेशनल विद्यालय है, अगर कोई सह शिक्षा वाला विद्यालय है और वहां पर सिर्फ एक ही टॉयलेट अवेलेबल है, वो भी कॉमन टॉयलेट है, आप उसको कहां बताएंगे, आप उसको लड़कों वाले कॉलम में बता दीजिए कि यहां पर टॉयलेट फैसिलिटी है लड़कों में, लड़कियों में नहीं। अगर एक ही टॉयलेट है और को एजुकेशनल स्कूल है, आप लड़कों में उसकी संख्या लिख दीजिए जितनी टॉयलेट सीट्स अवेलेबल है। फंक्शनल टॉयलेट कौन सा होता है, जहां पर पानी की सुविधा हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो, उसको प्रॉपर यूजेबल टॉयलेट बोलते हैं। उक्त टॉयलेट में से जो ऊपर टॉयलेट बताए गए हैं, उनमें से कितनों में फ्लश तथा सफाई के लिए पानी उपलब्ध है, लड़कों वाले टॉयलेट्स में और लड़कियों वाले टॉयलेट्स में। उसके बाद विद्यालय में उपलब्ध टोटल यूरिनल्स, टॉयलेट उसको कहा जाता है जहां पर टॉयलेट सीट अवेलेबल होती है, कमोड। यूरिनल इज ए सेपरेट पार्ट देन, यूरिनल इज सेपरेट देन टॉयलेट, उसकी संख्या बतानी है। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है शौचालय या मूत्रालय के निकट टॉयलेट या यूरिनल्स के पास में हाथ धोने की फैसिलिटी है या नहीं, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है या नहीं, आपको बताना है। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि CWSN बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट है कि नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं विद्यालय में जो टॉयलेट्स हैं दोज आर एक्सेसिबल, वहां पर CWSN बच्चों के लिए प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, वो वहां जा पाते हैं कि नहीं, रैंप बनाए कि नहीं, हैंड रेल है कि नहीं टॉयलेट सीट के पास। विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाली पेयजल सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का आप बताएंगे, हैंडपंप है, कुआं है, नलकूप है। इसी तरह पेयजल की सुविधा कार्यशील है कि नहीं, विद्यालय में विद्युत व्यवस्था है कि नहीं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। है का मतलब है और फंक्शनल है। इसमें तीसरा पॉइंट है लेकिन फंक्शनल नहीं है। मान लीजिए बिल पेमेंट या किसी भी और वजह से, किसी तूफानी वजह से बिजली कट गई है, बिजली कनेक्शन है लेकिन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल या किसी और वजह से बिजली अभी नहीं है, वैसे बिजली कनेक्शन है, तो आप हाँ लिखेंगे। विद्यालय परिसर की चार दीवारी है कि नहीं, विद्यालय में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध है या नहीं, अगर हाँ तो विद्यालय के पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, इसमें चंपक, चंदा मामा ये सब काउंट नहीं होंगी। स्टडी मटेरियल वो वाली बुक्स काउंट होनी है, यहां पे मैगजीन्स काउंट नहीं होनी है, चंपक या चंदा मामा या कहानियों की किताबें। टोटल बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। विद्यालय में पूर्णकालीन लाइब्रेरियन है कि नहीं, विद्यालय है, विद्यालय में लाइब्रेरियन है कि नहीं यह भी बताना है। विद्यालय में दैनिक समाचार पत्र अथवा पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जाती हैं कि नहीं, अगर एक महीने मंगाई जाती है, मान लीजिए पिछले 6 महीने से मंगाई जाती जा रही थी लेकिन इस महीने नहीं मंगाई, तो आप यहां नो नहीं लिखोगे, किसी वजह से नहीं मंगाई, अदरवाइज मंगाई जाती है। विद्यालय में खेल का मैदान है कि नहीं, विद्यालय में कुल उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या और उन कुल उपलब्ध में से टोटल कार्यशील कितने हैं। विद्यालय में कंप्यूटर समर्थित शिक्षा, कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग है कि नहीं। विद्यालय में पिछले वर्ष छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था कि नहीं। बच्चों के लिए CWSN बच्चों के लिए रैंप है कि नहीं, रैंप के साथ हैंड रेल है कि नहीं।
हॉस्टल की फैसिलिटी का आप बताओगे, बॉयज हॉस्टल है कि नहीं, अगर है तो उसमें कितने बच्चों के रहने की फैसिलिटी है, कितने लड़कों की। गर्ल्स हॉस्टल है कि नहीं, अगर है तो कितने गर्ल्स रहने की उसमें फैसिलिटी है। इसी तरह ये पिछले वर्ष भी ये प्रश्न था, जहां पर हम पूछते थे उप प्रधानाचार्य, उप प्राचार्य, असिस्टेंट हेडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग से रूम है कि नहीं, कॉमन रूम फॉर गर्ल्स है कि नहीं, स्टाफ रूम फॉर टीचर्स है कि नहीं, कंप्यूटर रूम है कि नहीं, इंटीग्रेटेड साइंस लैब है कि नहीं। और ये प्रश्न सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में ही लागू होगा। आपका जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपके पास आएगा, अगर 1 से 8 का स्कूल है तो ये प्रश्न प्रिंट नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 17, 18 और 19 और 20, 19, 17, 18, 19 तभी प्रिंट होंगे अगर आपके विद्यालय में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शंस हैं, जहां पर आप लैब की फैसिलिटी बताओगे। उसके बाद ऑडियो विजुअल फैसिलिटी है कि नहीं, एलसीडी प्रोजेक्टर है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं, साइंस किट और मैथ किट है कि नहीं। एमडीएम मध्याह्न भोजन में आप सिर्फ ये, और ये सिर्फ मध्याह्न भोजन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों से ही पूछा जाएगा। उनसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि विद्यालय में एमडीएम देने की फैसिलिटी है कि नहीं। अगर विद्यालय में ही प्रिपेयर किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है एमडीएम, तो किचन शेड की फैसिलिटी बतानी है। अगर नहीं तो यदि मध्याह्न भोजन, यदि एमडीएम विद्यालय में तैयार नहीं किया जाता है तो उसका स्रोत बताना है, सोर्स ऑफ एमडीएम। टीचर्स में टीचर कोड, टीचर नेम, जेंडर ऑफ टीचर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ टीचर, सोशल कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, टीचर कैटेगरी, देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अध्यापन की शिक्षा। अध्यापन की शिक्षा क्लासेस टॉट को आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर क्लासेस टॉट में अब की बार कोड है, केवल प्राथमिक कक्षा 1 से 5 को पढ़ाते हैं, या 6 से 8 को पढ़ाते हैं, या 3 नंबर पे 1 से 8 को पढ़ाते हैं, या 9 से 10 को पढ़ाते हैं, या 10, 11 और 12 को पढ़ाते हैं, या 9 से 12 को पढ़ाते हैं। सिर्फ यही कोड्स है अब की बार। इन कोड्स को आप ध्यान से देखिए। अगर एक हेडमास्टर, अगर एक टीचर, अगर एक शिक्षक 1ली से 5वीं ही पढ़ाता है तो वो 1ली से 5वीं का ही कोड लिखेगा। अगर एक शिक्षक 6ठी से 10वीं पढ़ाता है तो वो 6ठी से 10वीं वाला कोड लिखेगा। अगर एक शिक्षक 9वीं से 12वीं या 6ठी से 12वीं पढ़ाता है तो वो 6ठी से 12वीं का कोड लिखेगा। इसी तरह किस विषय तक शिक्षक ने अध्ययन किया है, गणित कब तक पढ़ा है, अंग्रेजी कब तक पढ़ा है, साइंस कब तक पढ़ा है। इसी तरह आप न्यूनतम कक्षा 1 में नव प्रवेशी, न्यू एडमिशंस इन क्लास 1 की इंफॉर्मेशन देंगे जेंडर वाइज। नामांकन में जैसे प्रोफेसर मेहता ने सुबह बताया, पहले हम सिर्फ कक्षावार, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सामान्य जाति, जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड आउट ऑफ दिस टोटल कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन देते थे। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पे, एज पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब की बार हमें कुछ और जानकारी भी यहाँ पे बच्चों की भरनी है। जैसे क्रिश्चियन कितने बच्चे हैं, सिख कितने बच्चे हैं, बुद्धिस्ट कितने हैं, पारसी कितने और जैन कितने। ये इंफॉर्मेशन आपके डेटा कैप्चर फॉर्मेट में ये कॉलम्स प्रिंट होके आएंगे, आपको ये इंफॉर्मेशन भरनी है। उसी के बाद एनरोलमेंट बाय एज। अब ये जो पहला प्रश्न था नामांकन, एनरोलमेंट बाय सोशल कैटेगरी, क्लास वाइज, जेंडर वाइज मैच करना चाहिए। एनरोलमेंट बाय एज, क्लास वाइज, जेंडर वाइज, ये इंफॉर्मेशन क्लास वाइज, जेंडर वाइज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइज मैच करनी चाहिए। उसके बाद जो आपने ऊपर टोटल एनरोलमेंट बताई है क्लास वाइज, जेंडर वाइज, उनमें से रिपीटर्स कितने। रिपीटर्स मतलब अब फेलियर्स नहीं होते हैं, एग्जाम्स का कोई सिस्टम नहीं है अभी, 1ली से 8वीं में अभी कोई एग्जाम नहीं होता है, पर फिर भी बच्चे रिपीट करते हैं कुछ अलग अलग रीजनों से। कोई लॉन्ग एब्सेंटेज है, कोई ज्यादा देर तक एब्सेंट रहता है तो उसको रिपीट करवा दिया जाता है। यहां पे उन रिपीटर्स की संख्या जातिवार, कक्षावार और जेंडर वाइज बतानी है। फिर से जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, टोटल, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। ये जो इंफॉर्मेशन नीचे ऐड की है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, ये आपको बहुत ध्यान से आप भरेंगे कहां से? आपके पास स्कूल रजिस्टर है। जब बच्चा एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम पे वो जो फॉर्म भरता है, उस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आप वहां से देखकर ये इंफॉर्मेशन भरेंगे। इसी तरह प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, फ्री टेक्स्ट बुक एंड निशुल्क पोशाक, फ्री यूनिफॉर्म, जेंडर वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज आपको बताना है कितने बच्चों को दी गई है। इसी तरह 6 से 8 में। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर वाइज कक्षा 1 से 12वीं तक, उनकी डिसेबिलिटी वाइज कितने बच्चों में पूर्ण अंधापन है, कितने बच्चों को कम दृष्टि है, कितने बच्चे बधिर हैं, कितने बच्चे मुंह के या आकलाना है, उनकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वाइज आपको नंबर बताने हैं। ऐसे बच्चों को आपने आपके विद्यालय में कितने बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज और कितने बच्चों को दी गई, उसकी इंफॉर्मेशन आप इस टेबल में बताएंगे। उसके बाद के जितने प्रश्न हैं, उसके बाद के जो प्रश्न हैं आपके आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में, डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, वो सारे सिर्फ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स का यह मतलब नहीं है कि जहां पे सिर्फ 9वीं से 12वीं है। अगर 1 से 12वीं भी है तो भी ये एप्लीकेबल है, 6 से 12वीं है, 6 से 10वीं है तो भी ये एप्लीकेबल है। जहां पर आप अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम्स बताएंगे। स्ट्रीम्स कहां पर होती है? स्ट्रीम्स क्या होती है? जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल स्टडीज, इनकी संख्या ये बताएंगे कि है या नहीं। आर्ट्स यहां पे है कि नहीं उस विद्यालय में, साइंस है कि नहीं, कॉमर्स है कि नहीं, वोकेशनल है कि नहीं। साइंस सब्जेक्ट नहीं, साइंस स्ट्रीम। कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं, कॉमर्स का स्ट्रीम, वो बताना है कि नहीं। ये इसलिए बताना है क्योंकि आपके पास नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है, एनरोलमेंट, नामांकन एंड रिपीटर्स 11वीं और 12वीं के लिए, ये 9वीं 10वीं के लिए नहीं है, 11वीं और 12वीं के लिए आपको जाति वाइज, जातिवार, कैटेगरी वाइज, सोशल कैटेगरी, कास्ट वाइज, स्ट्रीम वाइज, जेंडर वाइज 11वीं और 12वीं के लिए आपको ये एनरोलमेंट देनी है और रिपीटर्स देने हैं। उसके बाद परीक्षा परिणाम, हमने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT के अनुसार 1ली से 8वीं तक कोई एग्जाम नहीं होता है। बहुत से राज्यों में अभी 10वीं और 12वीं में एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। उनकी 10वीं में पिछले साल के 10वीं के एग्जाम का रिजल्ट, जेंडर वाइज कितने बच्चे एग्जाम में बैठे और कितने बच्चे उसमें से पास हुए, जेंडर वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज, जनरल, SC, ST, OBC, ये बताना है। वही बच्चे जो आपने एग्जामिनेशन रिजल्ट बताया 10वीं का, पिछले वर्ष का 2012-13 का, जेंडर वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज, मार्क्स की रेंज वाइज। आपको हालांकि थोड़ा दिक्कत हो सकती है, यहां पर रेंज पूछी जा रही है 40% तक कितने बच्चों को मार्क्स मिले। बहुत से राज्यों में ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, लेकिन जो ग्रेडिंग है वो भी किसी परसेंटेज के बेस पे होती है। आप उस ग्रेडिंग को उस परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर यहां आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर्ड क्लास 10 एग्जामिनेशन इन 2012-13 उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसी तरह 12वीं की बोर्ड एग्जाम जो पिछले साल हुआ था, जातिवार, स्ट्रीम वार, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने उसको क्लियर किया, मार्क्स वाइज, परसेंटेज वाइज, कितने बच्चों ने, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जो पास हुए थे, वो मार्क्स, रेंज ऑफ मार्क्स वाइज आप यहां पे बताएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत RMSA से जो फंड्स मिलता है आपको विद्यालय में, किनको मिलता है? 1ली से 8वीं के नहीं मिलता है। जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले जो विद्यालय हैं या जो स्टेजेस हैं या जो सेक्शंस है, 1 से 12वीं में भी जो RMSA का कंपोनेंट है, RMSA से आपको जो फंड मिला 2012-13 में, वो जो फंड आपको मिला, उस फंड की इंफॉर्मेशन, कितना ग्रांट आपको मिला, कितना आपने उसमें से खर्च किया और कितना स्पिल ओवर होके अमाउंट आया। स्पिल ओवर क्या होता है? जो अमाउंट पिछले साल आपका बच गया था
वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो बैलेंस आपको निर्माण वाइज, अनुदान वाइज, ग्रांट वाइज निर्माण कार्य के लिए कितना मिला, कितना खर्च किया और कितना स्पिल ओवर है, रिकरिंग अमाउंट कितना मिला, माइनर रिपेयर के लिए कितना मिला, लैब के लिए कितना मिला, बुक्स एंड मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के लिए कितना मिला, वाटर, दूरभाष, बिजली बिल करने के लिए कितना मिला, इन सब चीजों के लिए आप बताओगे। उसके बाद डेटा कैप्चर फॉर्मेट की लास्ट टेबल में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से बताया जाएगा नॉन टीचिंग स्टाफ, गैर शैक्षणिक स्टाफ, जो शिक्षा मीन्स जो पढ़ाने में इन्वॉल्व नहीं है, गैर शैक्षणिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उनका लेखा आप यहां पे दोगे। कुल कितने स्वीकृत है, सैंक्शन पोस्ट कितनी और इन पोजीशन कितने, अकाउंटेंट कितने, लाइब्रेरी असिस्टेंट कितने, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यूडीसी एंड एलडीसी, यूडीसी एंड हेड क्लर्क, एलडीसी कितने, एमटीएस कितने, एमटीएस मींस मल्टीटास्किंग स्टाफ कितने और नाइट वॉचमैन कितने। डेटा कैप्चर फॉर्मेट तो आपने देखा, आप लोगों ने अपने प्रश्न भी हम लोगों को भेजे हैं, आप लोग प्रश्न उत्तर के लिए तैयार भी हैं प्रश्न पूछने के लिए। उससे पहले, हालांकि हम ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं, आपको अपना डेटा कैप्चर फॉर्मेट जो मिलेगा वो आपको वेरीफाई करना है पिछले साल के रिकॉर्ड से। इस साल आप सब इंफॉर्मेशन भरोगे रिपोर्ट कार्ड देख, अपना रजिस्टर्स देख के, रजिस्टर्स देख लिया, रिकॉर्ड वेरीफाई कर लिया, वो सब करने के बाद अभी आपका डेटा कैप्चर फॉर्मेट 3 तरह का डेटा कैप्चर फॉर्मेट होगा जो प्रिंट होगा। पहली से 8वीं तक का डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट हो सकता है, पहली से 12वीं और 9वीं से 12वीं। अगर आपको आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर साहब नहीं देते हैं, आप स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in से जाके रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा रिपोर्ट कार्ड होगा। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, पंजाबी में भी है, 8 अदर लैंग्वेजेस में भी है। वेबसाइट आप स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स .in, DICE.in, आप अभी स्क्रीन पे आपके सामने है, आप ये नोट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको जल्दी इन साइट्स पे भी अवेलेबल होगी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। हमने 2 ईमेल एड्रेस भी अभी स्क्रीन पे फ्लैश किए हुए हैं आपके सामने, आप प्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है डेटा कैप्चर फॉर्मेट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डेटा कैप्चर फॉर्मेट में किसी भी बिंदु पर आपको कोई शक है, कोई शंका है, तो आप अरुण मेहता @nupa.org, ARUNMEHTA@nuepa.org या नवीन भाटिया NAVENBHATIA @nupa.org पर हमें ईमेल भेज सकते हैं। 24 घंटे हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप जब मेल भेजेंगे आपको 10 मिनट में आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और आप SSA India @googlegroups.com भी ज्वाइन कर सकते हैं।